अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। उसी में से एक सशक्त माध्यम है रेडियो। वर्षों तक रेडियो ने जन जन को जोड़ा है। टीवी और अन्य माध्यमों के आने के बाद रेडियो की यात्रा कुछ कमजोर जरूर पड़ी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के साथ रेडियो एक बार फिर सशक्त हुआ और देश को जोड़ने का माध्यम बना। अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस की शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दुबई विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में होंगे शामिल। अबू धाबी में करेंगे विशाल मंदिर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद 14 फरवरी को जाएंगे कतर की राजधानी दोहा। विदेश सचिव ने की घोषणा। प्रधानमंत्री की कतर यात्रा की घोषणा। कतर के जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के एक दिन के बाद रिहा किए गए लोगों ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। उपराष्ट्रपति आज असम का करेंगे दौरा। गुवाहाटी में राज्य के सर्वोच्च राज्य नागरिक पुरस्कारों असम वैभव, असम सौरव और असम गौरव पुरस्कार करेंगे प्रदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई सोच नई कहानी नामक रेडियो शो में स्मृति ईरानी के साथ अपने जीवन के अनुभव करेंगी साझा। 1 घंटे के इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर सुबह 9 बजे आकाशवाणी गोल्ड पर और शाम 7 बजे आकाशवाणी रेनबो पर होगी प्रसारित। प्रधानमंत्री से मिले कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्य। भारत रत्न से सम्मानित करने पर आभार जताया। प्रधानमंत्री ने मुलाकात पर जताई प्रसन्नता। कहा, कर्पूरी ठाकुर समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के मसीहा। आज विश्व रेडियो दिवस है और आकाशवाणी पर एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी जीवन यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगी। राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड किया गया 1 घंटे का विशेष एपिसोड आज यानी विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर सुबह 9 बजे आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित हो रहा है। यह एपिसोड शाम 7 बजे आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रसारित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बातचीत में राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री के साथ विस्तृत बातचीत में बचपन से लेकर राष्ट्रपति बनने तक के अपने अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने अपने स्कूल की अध्यापिका की ओर से दिए गए नाम के पीछे की कहानी भी बताई। राष्ट्रपति ने अपने शैक्षिक, पेशेवर और राजनीतिक सफर के बारे में भी बताया। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में लोगों से बातचीत और दिल्ली मेट्रो में हाल की यात्रा के अनुभवों का भी उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने दृष्टिकोण को भी स्मृति ईरानी के साथ साझा किया। ये कार्यक्रम रेडियो श्रृंखला नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी के तहत प्रसारित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी केंद्रीय मंत्री करेंगी। ये कार्यक्रम सरकार की पहल की सहायता से महिलाओं के सशक्तिकरण की अद्भुत कहानियों को पेश करता है। गणतंत्र के भव्य भवन में मुलाकात होगी राष्ट्र की प्रथम नागरिक से। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या कभी उस लड़की ने जो अपने गांव में पहली लड़की जिसने कक्षा 5 के बाद भी पढ़ाई की, क्या कभी ऐसा सपना देखा था कि राष्ट्र में किसी संवैधानिक पद पर वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी? मैं एक आम लड़की थी। घंटों तो तालाबों में मैं तैरती थी। मैं कभी भी सपने भी नहीं देखी थी कि मुझे ये बनना है। हाल ही में हमारे देश के नागरिकों ने आपको मेट्रो में देखा। राष्ट्रपति के नाते कैसा रहा? मैंने भी आम आदमी के तरह मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस करूं। हजारों लोग मेट्रो में जाकर अपने ऑफिस करते हैं, अपने काम पे जाते हैं। मैं भी देखना चाहती हूं कि मेट्रो का बनावट कैसा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी यूएई के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री दुबई में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान वो अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के साथ ही क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी की बतौर प्रधानमंत्री ये 7वीं यूएई यात्रा है, जो भारत के लिए यूएई के बढ़ते महत्व को बताती है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के साथ व्यक्तिगत रिश्ते हैं प्रधानमंत्री के, और वो उन्हें भाई कहकर भी संबोधित करते हैं। ये दोनों नेताओं की 1 महीने के भीतर दूसरी मुलाकात होगी। जनवरी महीने में ही शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं। अबू धाबी में भी प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल में यूएई के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। आइए देखते हैं कि कैसी रही है भारत यूएई संबंधों की अब तक की यात्रा। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद 14 फरवरी को कतर की राजधानी दोहा की यात्रा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की कतर यात्रा की घोषणा खाड़ी देश द्वारा जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा करने के 1 दिन के बाद हुई है।
हम बता दें, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए व्यापक बातचीत करेंगे। Honorable Prime Minister will travel to Doha, Qatar on 14th February afternoon. During the visit, Prime Minister will hold bilateral meetings with the Amir of Qatar, His Highness Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and other high dignitaries in Qatar. You would recall the Prime Minister had last visited Qatar in June 2016. As such, this will be Prime Minister's second visit to Qatar. There have been several high-level exchanges between India and Qatar in recent years. You would recall the visit of Honorable Vice President to Doha in November 2022, as also the visit of the then Vice President Shri N. Venkaiah Naidu ji in June 2022. External Affairs Minister has also undertaken multiple visits to Qatar in last 3-4 years. कतर में रिहा किए गए 8 भारतीयों में से 7 सोमवार सुबह भारत लौट आए। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले के घटनाक्रम की निगरानी की। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारतीयों को रिहा करने के कतर के निर्णय से प्रसन्न हैं। We are grateful for their return. We are gratified on their return. We deeply appreciate the decision of the Qatarese government and the Amir to release them. We are happy to have 7 of those Indian nationals back. 8th Indian national has also been released, and we continue to work with the Qatar government to see how quickly his return to India would be possible. Honorable Prime Minister has himself personally constantly supervised all the developments in this case and has never shied away from any initiatives that would ensure the return of Indian nationals back to home. हम आपको बता दें कि कतर से रिहा होकर भारत पहुंचे पूर्व भारतीय 9 सैनिकों ने रिहाई के लिए भारत की सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Definitely, Honorable Prime Minister Shri Modi को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म स्थान टंकारा में आयोजित 200वीं जयंती समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 19वीं सदी में देश को सामाजिक न्याय और आधुनिकता का मार्ग दिखाया। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्वामी जी के समानता और समावेश के आदर्शों के अनुरूप अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ की ओर से जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र में विद्यालय चलाए जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों और केंद्रों में छात्रों को मुफ्त आवास और शिक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 19वीं सदी के भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। उनके ओर से फैलाए गए प्रकाश से रूढ़ियों और अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ। वो प्रकाश तब से लेकर आज तक देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहा है।
और भविष्य में भी करता रहेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 19वीं सदी के भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। उनके द्वारा फैलाए गए प्रकाश से रूढ़ियों और अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ और प्रकाश तब से लेकर आज तक देशवासियों को मार्गदर्शन करता रहा और भविष्य में भी करता रहेगा। स्वामी जी ने समाज को आधुनिकता और सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का कड़ा विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। वे नारी शिक्षा और नारी स्वाभिमान की प्रबल पक्षधर थे। आर्य समाज द्वारा कन्या पाठशालाएं और छात्राओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना के द्वारा महिला सशक्तिकरण को अमूल्य योगदान दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी भारत भूमि धन्य है जिसने महर्षि दयानंद सरस्वती जैसी अद्भुत विभूतियों को जन्म दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्मभूमि टंकारा में आने का उन्हें अवसर मिला है। स्वामी जी और उनके असाधारण अनुयायियों ने भारत के लोगों में नई चिंता का और नई चेतना का, आत्मविश्वास का संचार किया। कठियावाड़ की इस धरती ने भारत माता के महानतम सपूतों को जन्म दिया है। महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद की पीढ़ियों में इसी क्षेत्र से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ। स्वामी जी ने समाज सुधार का बीड़ा उठाए और सत्य की सिद्ध करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथों की रचना की। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में जन जन को शामिल करते हुए उसे आध्यात्मिक आधार दिया और सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा की रचना की। ये दोनों ग्रंथ हमारे देशवासियों का ही नहीं बल्कि मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे और करते ही रहेंगे। कठियावाड़ में जन्म इन दोनों महापुरुषों के जीवन से सभी देशवासियों तथा पूरी मानवता को प्रेरणा मिलती रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरत में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि ये खुशी की बात है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस और संस्थानों में लड़कियों की संख्या पहले से अधिक हुई है। इसके लिए बेटियों की सराहना की और उनको बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि संस्थानों को भी लड़कियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि उन्हें अपनी नौकरी और करियर से परे सोचना चाहिए। नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपने ज्ञान, पूर्व छात्र नेटवर्क और तकनीकी कौशल का उपयोग करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम की 1 दिवसीय यात्रा पर रहने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गुवाहाटी में राज्य के सर्वोच्च राज्य नागरिक पुरस्कार असम वैभव, असम सौरव और असम गौरव पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति असम सरकार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से असम और असम की संस्कृति को नजदीक से जानने का प्रयास भी उपराष्ट्रपति करने वाले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती की समूची प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया है और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का काम भी किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता
प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करने के अवसर पर संबोधन के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक युवा ये जानता है कि वो यदि कठिन परिश्रम करेगा तो अपने लिए सही स्थान बना पाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2014 से उनकी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि देश के युवाओं को विकास प्रक्रिया में किस तरह से भागीदार बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विगत 10 वर्षों में उनकी सरकार ने पिछली सरकार के 10 वर्षों के दौरान दी गई नौकरियों के मुकाबले 1.5 गुना अधिक रोजगार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में समेकित परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण का भी शिलान्यास किया। इस परिसर का उद्देश्य सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देते हुए मिशन कर्मयोगी की विभिन्न शाखाओं को भी सक्रिय बनाना है। रोजगार मेला अगर उसकी बात की जाए तो देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। आज दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास हुआ है। मुझे विश्वास है कि नए ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स से कैपेसिटी बिल्डिंग की हमारी पहल को और मजबूती मिलेगी। साथियों, आज सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। इन सेक्टर्स में जो नए अभियान सरकार ने शुरू किए हैं उसकी वजह से रोजगार, स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मौके बन रहे हैं। इस बीच भारत की एकीकृत भुगतान सेवा यानी यूपीआई की सुविधा श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के 3 मित्र देशों के लिए आज विशेष दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि एक आधुनिक डिजिटल तरीके से ऐतिहासिक संबंधों को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का यूपीआई अब नई जिम्मेदारी की दिशा में काम कर रहा है, जो कि भारत को नए भागीदारों के साथ जोड़ रहा है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटे व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। पिछले वर्ष यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इनका मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए यानी 8 ट्रिलियन श्रीलंका रुपये और 1 ट्रिलियन मॉरिशस रुपये से जुड़ा है, ज्यादा है। जेम ट्रिनिटी यानी बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल फोन के माध्यम से हम
लास्ट माइल डिलीवरी कर रहे हैं। इस सिस्टम से अब तक 34 लाख करोड़ रुपये यानी $400 बिलियन से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा किए जा चुके हैं। कोविड महामारी के समय कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। टेक्नोलॉजी के उपयोग से ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, समाज में इंक्लूसिविटी बढ़ रही है और लोगों का सरकार में विश्वास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरिशस के यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की गति तेज होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में शानदार बदलाव होंगे। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरिशस का यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की गति तेज होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में शानदार बदलाव होंगे, हमारे देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय टूरिस्ट भी यूपीआई वाली डेस्टिनेशंस को प्रमुखता देंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इसका विशेष लाभ होगा। मुझे खुशी है कि एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और गल्फ में यूएई के बाद अब मॉरिशस से रुपे कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से मिलकर बेहद प्रसन्नता हुई। कर्पूरी समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के मसीहा रहे हैं, जिनका जीवन और आदर्श देशवासियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। वहीं कर्पूरी ठाकुर के परिजनों ने प्रधानमंत्री से भेंट कर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने पर आभार जताया। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस विशेष मुलाकात के विशेष दृश्यों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया। बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार के शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से इन्हें बधाई देने आया था। बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है और बिहार की जनता को खुशी है, हमारे परिवार लोगों को खुशी है, सारे संबंधियों को खुशी है और बहुत बड़ा काम हो गया है। हम लोग को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब हम लोग को पता चला, रात में ही पता चला हम लोग को, जब टेलीविज़न में आना शुरू हुआ कि भाई भारत रत्न की घोषणा की गई, तो बहुत खुशी हुई। पूरे गांव में खुशी हुई, लोगों ने पटाखे छोड़े, गांव में मिठाइयाँ बांटी, जैसे लग रहा था कि नई दिवाली आ गई है। हम लोग के लिए वो दिवाली का दिन था। और जब दूसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पापा को फ़ोन किया, मैं भी सुन रहा था, उनके सामने फ़ोन किया था, उन्होंने ज़रूर, मैं खुद ही सबका नाम लेकर बताया कि बच्चों के साथ आप आइए। और मुझे तो लग रहा था माननीय प्रधानमंत्री हमारे घर के ही हैं। बहुत खुशी हुई। पहले तो दादा को ये भारत रत्न मिला, ये सबसे बड़ी खुशी, मतलब कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, स्पीचलेस है। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी हम लोगों को बुलाए, इतना रिस्पेक्ट दी, इतनी टाइम दिए अपना, और इतना वक्त, और मतलब बहुत अच्छे से बात हुई हम लोगों को। मतलब मैं तो देख ली उन्हें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गई।
बहुत गर्व महसूस हो रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मेरे दादाजी का नाम सेलेक्ट किया। किसी में ये ऐसा साहस नहीं था कि जो मेरे दादाजी को ऐसा भारत रत्न का सम्मान मिले। मोदी जी ने ये 16वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि इतना बड़े सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। माननीय मोदी जी नहीं होते तो ये कभी भी उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि मोदी जी हर एक आदमी के बारे में सोचते हैं और उन्हें पता है कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अनुकरण पूरा देश करेगा। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे दादाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया है, और जो कि बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया है, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया।